दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की हेडलाइन ये रही, वर्ल्ड बैंक की तरफ से काफी शॉकिंग रिपोर्ट पेश की गई जिसमें भारत की पर कैपिटा इनकम को अगर अमेरिका के एक क्वार्टर तक पहुंचना है तो उसमें लगभग 75 साल लग जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को हम डिटेल एनालिसिस आगे करेंगे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर इस समय काफी तीखी बहस चल रही है जिसमें भारत के नाम की भी मोहर यूनाइटेड नेशन की तरफ से लगाई जा रही है। मालदीव और भारत के रिश्ते वापस पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत एक और बड़ा तोहफा मालदीव को भारत की तरफ से दिया गया है। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। सभी खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की न्यूज पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई लेटेस्ट खबर के बारे में जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। दरअसल वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज्यादा देश, जिनमें भारत भी शामिल है, अगले कुछ दशकों में हाई इनकम स्टेटस पाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे। रिपोर्ट कहती है कि भारत को अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का 1/4 हिस्सा पाने में लगभग 75 साल लग सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि इनकम में कितना बड़ा गैप है। सिर्फ 1/4 हिस्सा पाने में ही 75 साल का समय हमें लग जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ स्थिति भारत की ही खराब है, अन्य देशों की भी यही स्थिति है, लेकिन भारत की काफी बदतर है। दूसरी ओर चीन को इस मुकाम तक पहुँचने में 10 साल से ज्यादा का समय लग सकता है, जबकि इंडोनेशिया को करीब 70 साल लग सकते हैं। ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2024 में दिए गए हैं। पिछले 50 सालों की आर्थिक प्रगति पर नजर डालें तो जब किसी देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी अमेरिकी स्तर के 10% के करीब पहुंचती है तो वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ये स्तर आज के हिसाब से लगभग $8,000 के बराबर है। इस रेंज में आने वाले देश वर्ल्ड बैंक के मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं। 2023 के अंत तक 108 देश मिडिल इनकम कैटेगरी में है, जिनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति जीडीपी $1136 से $13,845 के बीच है। ये देश दुनिया की 75% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें से 2/3 लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। वहीं भविष्य में और भी चुनौतियां आएंगी, जैसे तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी, बढ़ता कर्ज, भू राजनीतिक और व्यापारिक तनाव और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक प्रगति करना। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मिडिल इनकम देश अभी भी पिछली सदी की नीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से निवेश बढ़ाने पर आधारित है। ये पुरानी रणनीतियां कार को पहले गियर में चलाने की तरह है और इससे ज्यादा तेजी नहीं मिल सकती। 1990 से अब तक केवल 34 मिडिल इनकम अर्थव्यवस्थाएं हाई इनकम स्टेटस तक पहुंच पाई है। इनमें से 1/3 से ज्यादा या तो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए या उन्हें नए तेल भंडार का फायदा मिला। यानी कि दोस्तों वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट एक तरह से आई ओपनिंग का काम करेगी। लेकिन अगर मैं इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करके अगले टॉपिक पर बढ़ जाता हूं तो ये आपको सिर्फ एक साइड की स्टोरी ही बताएगी। दरअसल इस रिपोर्ट में ये तो बताया गया है कि अमेरिका के प्रति व्यक्ति की औसतम इनकम कितनी ज्यादा है कि भारत के नागरिक को उसके 1/4 पर पहुंचने में 75 साल लग जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि एक व्यक्ति के पास परचेसिंग पावर कितनी है। इसको मैं अगर और आसान भाषा में समझाऊं तो अगर एक भारतीय व्यक्ति के पास 8,500 रुपए है तो उसमें वह क्या क्या खरीद सकता है, जबकि सेम अमाउंट यानी कि $100 अगर एक अमेरिकी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह उससे क्या खरीद सकता है। तो इसीलिए हमें इस रिपोर्ट को PPP यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में भी देखना पड़ेगा। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो 2021 में वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच PPP का अनुपात 23.22 था। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में टैक्स के बाद $5,000 महीना कमाता है तो वह भारत में PPP के अनुसार 1,16,100 रुपए के बराबर होगा। मान लीजिए अमेरिका में एक व्यक्ति हर महीने $5,000 कमाता है, अगर वही व्यक्ति भारत में होता तो उसे समान जीवन शैली के लिए 1,16,100 रुपए की जरूरत होती। ये अनुपात हमें ये समझने में मदद करता है कि अलग अलग देशों में चीजों की कीमत और खर्चे कितने अलग अलग होते हैं। वहीं PPP का प्रयोग आर्थिक तुलना के लिए किया जाता है। हम ये समझ सकते हैं इससे कि अलग अलग देशों में रहने का खर्च कैसा है और किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से आंका इससे जा सकता है। अब दोस्तों हमारे पास
वर्ल्ड बैंक के आंकड़े भी आ गए और पीपीपी के आंकड़े भी हमारे पास है। अब इस हिसाब से देखें तो औसतम अमेरिकी व्यक्ति की जो आय है वह $8,000 है, जबकि भारत और अमेरिका के बीच पीपीपी 23.22 का है। तो इस हिसाब से अगर एक व्यक्ति भारत में 1,80,000 से ऊपर कमाता है तो वह अमेरिका के औसतम व्यक्ति के आय के बराबर अर्न कर रहा होगा। अब दोस्तों मैंने इस रिपोर्ट को बेहद आसान भाषा में दोनों तरफ की पिक्चर को दिखाते हुए आपको समझाया। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है। हमने जब ये साल शुरू हुआ था उस समय भी वीडियो बनाकर आपको ये बताया था कि सितंबर अक्टूबर के मंथ में यूनाइटेड नेशन में चेंजेस को लेकर मीटिंग होने वाली है और अब समय आ गया है कि यूनाइटेड नेशन चेंजेस को लेकर सीरियसली विचार करे और अब ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन भी थोड़ा बहुत सीरियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर काफी लंबी बहस फिलहाल चल रही है। भारत इसको लेकर काफी भरपूर प्रयास कर रहा है। वहीं इस समय दुनिया की काफी बड़े देश भी इस समय भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में चीन को छोड़कर बाकी सभी स्थायी देश भी भारत के साथ हैं। तो वहीं पाकिस्तान का मित्र देश तुर्की भी भारत के समर्थन में है। सभी देशों की तरफ से पहले ही यूनाइटेड नेशन को ये कहा जा चुका है कि अब समय आ गया है कि यूनाइटेड नेशन में चेंज किया जाए। साथ ही जो परमानेंट स्थायी सदस्य देश है वह भी अपनी जिद को छोड़ते हुए अपनी ताकत को साझा करे, नहीं तो यूनाइटेड नेशन अपने अस्तित्व को पूरी तरह से खो देगा। ये बातें न सिर्फ भारतीय विदेश मंत्री या भारतीय प्रधानमंत्री या फिर भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कही गई, बल्कि अलग अलग देशों की तरफ से भी यूनाइटेड नेशन को ये बात कही गई, जिससे इस समय यूनाइटेड नेशन पर काफी ज्यादा दबाव है चेंजेस को लेकर। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि यूनाइटेड नेशन इस समय एक फेल संस्था के रूप में सामने आ रहा है। ना तो यूनाइटेड नेशन रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी भूमिका निभा पाया है, ना ही इजराइल हमास वार में, और उससे पहले अजरबैजान और अफगानिस्तान में भी यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से फेल रहा है, जिस वजह से पूरी दुनिया का गुस्सा यूनाइटेड नेशन में फूटा है। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन में इस समय लंबी बहस चल रही है यूएन में परमानेंट सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए, और उन देशों के नाम के ऊपर जो कि इस स्थायी सदस्यता के लिए प्रबल दावेदार है, जिसमें यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी भारत की स्थायी सदस्यता का एक तरह से समर्थन किया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत एक मजबूत देश है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाला देश भी है, जिस वजह से भारत को यहाँ पर स्थान जरूर मिलना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत की नीति की भी तारीफ खुद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चीफ की तरफ से की गई है। उनकी तरफ से भारत के यूपीआई पेमेंट की जमकर तारीफ की गई और कहा कि काफी सफल मेथड ये दुनिया के सामने बनकर आया है। इतना ही नहीं, भारत में जो ग्रामीण किसान वगैरह रहते थे जिनका बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं था, अब वहाँ भी सब लोगों के खाते खुल चुके हैं और लेन देन के लिए यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक काफी क्रांतिकारी कदम भारत ने करके दिखाया है। इतना ही नहीं, यूएनजीए चीफ की तरफ से ये भी बताया गया है कि भारत ने 800 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाला है, जबकि बाकी देशों की तरफ से इस क्षेत्र में कुछ ज्यादा खास नहीं किया गया है। यही नहीं, भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का कारण भी डिजिटल मनी है। ये बात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चीफ की तरफ से कही गई है। हालांकि भारत अभी भी उम्मीद कर रहा है कि सितंबर अक्टूबर से जो यूनाइटेड नेशन में चेंजेस को लेकर बैठक होगी उसमें कुछ सकारात्मक कदम यूनाइटेड नेशन की तरफ से उठाए जाए। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशन इस बार एग्री हो जाएगा परमानेंट देशों की संख्या को बढ़ाने के लिए, या फिर आपको लगता है कि पिछली बार की तरह सिर्फ नॉन परमानेंट देशों की संख्या बढ़ाने के ऊपर ही यूनाइटेड नेशन राजी होगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। इस समय मालदीव पर भारत काफी ज्यादा मेहरबान दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद कि लगातार चीनी जासूसी जहाज मालदीव के बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में हमने आपको ये अपडेट दी थी कि मालदीव के पर्यटन मंत्री भारत आए हैं और भारत की बड़ी सिटीज में कैंपेन वगैरह चलाएंगे, जिसमें लोगों को मालदीव आने के लिए इनकरेज किया जाएगा। वहीं पर अब भारत की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। दरअसल भारत ने साल 2024 और 25 के लिए आवश्यक गुड्स के लिए 2 एक्स्ट्रा बंदरगाह की घोषणा मालदीव के लिए की है, जहां से मालदीव भारत के साथ ट्रेड कर सकता है। ये बंदरगाह
विशाखापट्टनम सागर और कांडला सागर बंदरगाह है। जब से मालदीव के राष्ट्रपति भारत के दौरे से गए हैं, तब से भारत और मालदीव के रिश्तों में काफी बेहतरी आई है। फिर चाहे भारत को थैंक यू कहना हो, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के द्वारा कर्ज चुकाने के टाइम को बढ़ाने के फैसले के बाद कहा था, या फिर वायनाड की घटना पर शोक प्रकट करना हो, मालदीव का भारत से अपने रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में इस समय बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी भारत के लिए चिंता चीन के जासूसी जहाज का लगातार मालदीव के बंदरगाहों पर पहुंचना और मालदीव का चीन के साथ मजबूत होते रिश्ते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को मालदीव के ऊपर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।